हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्षम स्त्री। आज मैं आप लोगों के सीटेट के लिए सीडीपी के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आप लोगों को सीडीपी पढ़ने की सारी स्ट्रैटेजी मैं बताने वाली हूँ कि मैं कैसे करती थी और आप लोगों को भी वैसे ही फॉलो करना है ताकि आप लोगों को भी सीडीपी में अच्छे खासे स्कोर आ पाएँ। और आप लोग ज़रूर से मेरे इस वीडियो को देखें और इसका स्ट्रैटेजी फॉलो करें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि सीडीपी की क्या स्ट्रैटेजी रही मेरी और आप लोगों के लिए मैं क्या सजेस्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा सीडीपी का पूरा स्ट्रैटेजी के लिए मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप लोगों को मैं ये एक एक करके बताऊँगी। देखिए, मेरा तो 124 मार्क्स आया है सीटेट में, तो मैंने यही लिख दिया कि 120 प्लस टारगेट करने के लिए सीडीपी पढ़ने की स्ट्रैटेजी देखो। आप सबसे पहले क्या करोगे, जनवरी 2024 और जुलाई 2024 का जो भी क्वेश्चन पेपर है वो आप या तो डाउनलोड करो या तो टेक्स्ट बुक से आप ले लो या फिर मार्केट से आप परचेज़ कर लो बुक और उसको आप सॉल्व करो। सॉल्व करके देखो कि आपसे क्या होता है, कितना होता है। और इसमें मेन आपको ये नहीं देखना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप ये देखो कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। उसके बाद आप कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में एक एक करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, जिनका भी नाम डालोगे तो उनके बारे में वीडियो आ जाएगा और आप उसको अच्छे से पढ़ें, समझें और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। तो जैसे देखिए, पहले मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। इन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी दी है बच्चों के विकास से लेके कि कौन से साल में बच्चा कितना डेवलप करता है। ये ना सिर्फ आपको सीडीपी में हेल्प करेगा बल्कि अपने बच्चों को पालने में भी बहुत हेल्प करेगा। दूसरा है लेव वायगोत्स्की, ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। अब इन दोनों के सिद्धांत में कुछ कुछ समानताएँ हैं और कुछ कुछ डिफरेंस है। उनको आपको जानते हुए समझते हुए चलना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या समानता है। इन्होंने भाषा को ज़्यादा महत्व दिया था और इन्होंने कहा था कि भाषा से पहले विचार आता है। तो ये आप लोग क्लियर करते हुए चलना। फिर है लॉरेंस कॉलबर्ग। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और इसमें इन्होंने हिंज की स्टोरी बताई थी। उसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें कि कौन से स्टेज में क्या होता है। और मैं एक एक करके होगा तो वीडियो भी बना दूँगी सब पे। और फिर है हार्वर्ड गार्नर। इन्होंने बहुबुद्धि का ध्यान दिया था। मेरे सीटेट के पेपर में इसका आया था एक क्वेश्चन जो प्राकृतिक वाला था, पर्यावरण से रिलेटेड। तो इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी जो मेन है, उनको पढ़ लेना अच्छे से। फिर नॉम चॉम्स्की हो गए, ये भाषाविद थे। स्टीफन क्रेशर हो गए, जेम्स आशर हो गए, जिम क्यूमिनस हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, स्पीयरमैन, स्किनर, ये सब मेन है। इन लोगों के बारे में भी आप जान लेना। ये सब तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको भाषा में भी काम आएंगे, आपके लैंग्वेज वाले सेक्शन जो होंगे उनमें भी काम आएंगे। तो आप इन लोगों के बारे में भी अच्छे से जान लेना। उसके बाद आते हैं कुछ विकार के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। जैसे डिसलेक्सिया होता है पठन वैफल्य। जो आपने तारे ज़मीन पे अगर मूवी देखी होगी तो उसमें डिसलेक्सिया के बारे में ही बताया गया है। फिर डिस्ग्राफिया होता है लिखने संबंधित, डिस्थीमिया होता है, फिर डिस्मोर्फिया होता है, डिस्फेजिया होता है, फिर डिसकैलकुलिया भी होता है। तो ये सारे विकार के बारे में आप जान लें एक एक करके। फिर आते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनमें आप अच्छे से समझ लें कि अंतर क्या होता है, कौन सा सिफेलिक ऑर्डर होता है, कौन सा प्रॉक्सिमेडिस्टल होता है। उसके बाद आप जानें एनसीएफ और एनईपी। एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, आरटीई 2009 और आरपीडब्ल्यूडी 2016 के बारे में जान लें अच्छे से। अगर आप इनका वो निकालोगे पीडीएफ और पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको मैं कहीं और से रिकमेंड नहीं करूँगी, आप सचिन सर की वीडियोस देख लेना, वो बहुत अच्छे से इसको समझाए हुए हैं। फिर समावेशी शिक्षा के जितने भी शास्त्र हैं ना, उनके बारे में आप पढ़ लेना। जितने भी मेथड होते हैं टीचिंग के, उनके बारे में आप पढ़ लेना। समावेशी शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आजकल चलता है, वो पढ़ लेना आप अच्छे से। जहाँ सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, सारे बच्चों को एक साथ एजुकेशन दी जाती है। उनके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होते हैं, ना कि हम स्कूल के हिसाब से बच्चों को ढालेंगे, बच्चों के हिसाब से स्कूल को ढालेंगे, ठीक है। और फिर प्रश्न को हल करते समय हमेशा बच्चों को प्राथमिकता देने वाला आंसर चुनें। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे ना, अगर वो क्वेश्चन पॉजिटिव है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि नहीं वाला क्वेश्चन अगर नहीं होगा, तो आप हमेशा ऐसा देखेंगे कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है, बच्चे किस चीज़ में खुश होते हैं, वो आंसर आपको सेलेक्ट करना है। और अगर आपको नहीं वाले ऑप्शन दिखे, क्वेश्चन होगा नहीं वाला, तो आप उसमें नेगेटिव वाली चीज़ें चुनेंगे जो बच्चों के लिए ख़राब होगा। तो कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स देख लें।
अच्छे से यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, नहीं तो मैं भी वीडियोस बनाऊंगी तो आप वो भी देख सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपको बहुत सारे क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प करेंगे कि ये आंसर नहीं हो सकता। देखो हमें 4 ऑप्शन में से ये तो पता, किसी किसी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता होता है, पर हमें ये पता चल सकता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, इसीलिए लास्ट में जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा सही। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का आप लोगों को उसमें करना है यूज़। इसे आप तुक्का मेथड भी कह सकते हो, तुक्का मारने का तरीका। फिर बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने वाले ऑप्शन को हमेशा चुनना है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो जो जिससे बच्चे मानस मंथन करें, बहुत ज़्यादा बच्चों को सोचना पड़े, ऐसे क्वेश्चन को आपको, ऐसे ऑप्शन को चुनना है। जिन प्रश्नों का एक से अधिक उत्तर मिल सकता है वे मुक्त अंत वाले क्वेश्चन पर कहलाते हैं और ये बच्चों के लिए सही रहता है। जैसे आप पूछोगे कि भारत की राजधानी क्या है, तो इसका तो एक ही आंसर होगा कि दिल्ली, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिनका एक से अधिक उत्तर हो सकता है वो सही होते हैं बच्चों के लिए। एक आंसर वाले क्वेश्चन आप बच्चों को देंगे ना तो उनसे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो आप उनको बोल सकते हो कि हम बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं। तो इस तरीके का प्रश्न जो होता है ना वो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं जिसमें अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर आएंगे। अब जब आपने इतना कर लिया है तब 2011 से लेकर के अब तक के सारे PYQ को आप प्रैक्टिस के तौर पे बना लें। अगेन मैंने कहा है कि आप मार्केट से ले सकते हो बुक, या टेक्स्ट बुक से ले सकते हो, या आप सीटेट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम है, तो आप सीटेट में वो टेक्स्ट बुक से ले लेना और उसके बाद आप उसको सॉल्व करना, या मार्केट से ले लेना, बैठ करके अच्छे से सॉल्व करना। और प्रश्नों को हल करते समय ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का ज़रूर इस्तेमाल करें। जो तुक्का मेथड मैंने आपको बताया है वो ज़रूर से इस्तेमाल करना। बेस्ट ऑफ लक। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों के साथ सीटेट के लिए जुड़ी रहूँगी। सीटेट दिसंबर आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।